बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे तू करीमी व रसूल तू करीम, सद शुक्र हस्ते मेयाने दो करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, हमने सिविल जज और एडिशनल सेशन जज के सिलेबस में शामिल जनरल क्लास एक्ट पर एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू की थी, जिसका आज दूसरा लेक्चर है। डियर फेलोस, आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है रिपील एंड इट्स इफ़ेक्ट। डियर फेलोस, इस टॉपिक के ज़िमन में हम एग्जॉस्टिवली तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, और इस टॉपिक के ज़िमन में जो मैं आज आपके सामने चीज़ें डिस्कस करूँगा, उनमें सबसे पहले आपके सामने जो रखूँगा वो डिफरेंस अमंग द टर्म्स विच आर यूजुअली यूज्ड इन कनेक्शन विद द रिपील। फॉर एग्जांपल, रिपील और ओमिशन में क्या फ़र्क है, रिपील और डिलीशन में क्या फ़र्क है, और अपील और अमेंडमेंट में क्या फ़र्क है, और फिर इन चारों टर्म्स का जनरल क्लास एक्ट की रोशनी में इफ़ेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिपील में क्या फ़र्क है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर रिपीलिंग एक्ट के अंदर सेविंग क्लास एब्सेंट है तो फिर रिपील का क्या इफ़ेक्ट होगा। फिर हम ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना रिपीलिंग आर्टिकल दिया गया है जो कि 264 है, और जनरल क्लास के एक्ट के अंदर 1897 के अंदर सेक्शन 6 दिया गया है। इन दोनों को जब जक्स्टा पोजिशन में रखें तो इनका क्या इफ़ेक्ट होगा। डियर फेलोस, अगर हम सबसे पहले इन टर्म्स की को डिफाइन करने से भी पहले अगर हम थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें, तो मैं आपको आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट कोई भी अगर इनेक्टमेंट, कोई भी एक्ट अगर आप उठा के देख लें, तो उसका आखिरी जो सेक्शन होता है या आर्टिकल होता है या रूल होता है, उसके अंदर उसको रिपीलिंग सेक्शन या रिपीलिंग रूल कहा जाता है। उसके अंदर ये लिखा होता है कि दिस एक्ट हियर बाय रिपील्स द फला फला एक्ट। फॉर एग्जांपल, जब हम कानून शहादत आर्डर 1984 की बात करते हैं, तो 1984 ये का जो रिपीलिंग आर्टिकल है वो ये कहता है कि दिस कानून शहादत आर्डर हियर बाय रिपील्स कानून शहादत 1882। और इसी तरह हम जब इनेक्टमेंट्स को पढ़ते हैं तो उनके अंदर उमूमी तौर पर सेविंग क्लास भी दिया होता है। अब ये जो एक सेक्शन के ज़रिए एक एक्ट जो है वो दूसरे एक्ट को रिपील कर रहा है, तो इस रिपील का मतलब क्या है, और इस रिपील के बाद क्या उस जो एक्ट है उसके तहत की गई तमाम प्रोसीडिंग जो हैं वो इनल हो जाएंगी, एब्रोगेट हो जाएंगी और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, मनसूख हो जाएंगी, या वो कंटिन्यू रहेंगी, या इसका जो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा, प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें डियर फेलोज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डियर फेलोज, अगर हम इनलमेंट की रिपील के मीनिंग को देखें, तो दो जजमेंट्स के अंदर रिपील, ओमिशन और डिलीशन का डिफरेंस बयान किया गया। पहली जजमेंट है 2013 SCMR पेज 314, और इसी तरह AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 4946। इसके अंदर बताया गया कि रिपील का मतलब है एब्रोगेशन, एनलमेंट और इस एक्ट को ख़त्म कर देना, जबकि ओमिशन का मतलब है एक्सक्लूजन, सब्सट्रैक्शन, टू कॉल बैक, टू डिसमिस, टू गिव अप, टू रिट्रैक्ट, टू रिवर्स अ पर्टिकुलर पार्ट और पोर्शन ऑफ द स्टैट्यूट। डियर फेलोस, इस जजमेंट के अंदर ये बताया गया कि जो रिपील है इट इंक्लूड्स ओमिशन, यानी ओमिशन रिपील का पार्ट होती है। इसलिए अगर ओमिटेड कोई सेक्शन ओमिट हुआ है या कोई आर्टिकल ओमिट हुआ है, तो वहाँ पर भी ये रिपील वाला सेक्शन अप्लाई होगा। मैं आपके सामने वो रेलिवेंट पोर्शन ऑफ जजमेंट रखता हूँ।
कि व्हेन अ स्टैट्यूट एज अ होल इज एब्रोगेटेड एंड annulled, it is called repeal. But when the legislation, in order to do away with the particular provision or part of a statute, it uses the expression omitted or omit, delete or deleted, etc., as is stipulated by section 6A of General Clauses Act, which manifests all the features and characteristics of repeal for all intents and purposes and legal consensus. Dear fellows, इस जजमेंट से ये पता चला कि रिपील और ओमिशन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि ओमिशन रिपील का पार्ट है, लेकिन जब एक सेक्शन, एक पोर्शन या एक पार्ट ऑफ किसी एक्ट का रिपील होगा तो हम उसे ओमिशन कहेंगे, और अगर एज अ होल उस एक्ट को रिपील कर दिया जाता है, एनल कर दिया जाता है, एब्रोगेट कर दिया जाता है, तो हम उसे रिपील कहेंगे, या उसे ओमिशन के लिए जो दूसरा लफ्ज़ यूज़ हुआ वो डिलीट है। डियर फेलोज, अब अगर हम अमेंडमेंट और रिपील के अंदर डिफरेंस करें तो वो ये है कि रिपील कंप्लीटली किसी एक्ट को एनल कर देता है, एबॉलिश कर देता है, जबकि अमेंडमेंट के अंदर जो असल एक्ट है वो उसका पार्ट या वो उसका बहुत सारा हिस्सा इन एग्जिस्टेंस रहता है, और उसके अंदर किसी हद तक, एक सेक्शन की हद तक, दो सेक्शन की हद तक या ज़्यादा सेक्शन की हद तक तब्दीली आ जाती है, तो हम इसको अमेंडमेंट कहते हैं। तो डियर फेलोस, यहाँ इन जजमेंट्स को पढ़ने के बाद जो पॉइंट हमने इस्टेब्लिश किया वो ये किया कि ओमिशन एंड डिलीशन इज द पार्ट ऑफ रिपील, और ओमिशन और डिलीशन पर सेक्शन 6 और इससे कनेक्टेड सेक्शन सारे के सारे अप्लाई होंगे। डियर फेलोज, अब हम अगर रिपील, तो हमें समझ लिया कि रिपील से क्या मुराद है। अब रिपील के इफेक्ट की तरफ अगर हम आए तो रिपील का जो इफेक्ट है उसको सेक्शन 6, 6A, 7 और सेक्शन 8 डील करते हैं। सेक्शन 6 हमें ये कहता है कि इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद अगर ये एक्ट इटसेल्फ या कोई और एक्ट किसी एक्ट को अगर रिपील करता है, किसी पीस ऑफ लेजिस्लेशन को अगर रिपील करता है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो एक्ट जो है वो मनसूख हो गया, एनल हो गया, एब्रोगेट हो गया, वो ख़त्म हो गया। लेकिन इसके साथ साथ रिपील होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है जो कि इसके अंदर ABCDE के तहत चीज़ें दी गई, वो 5 चीज़ें एक्सक्लूडेड होंगी। सबसे पहली बात ये कही, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट ये कहता है कि अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, द रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स और एग्जिस्टिंग एट द टाइम एट विच द रिपील टेक्स प्लेस। डियर फेलोस, सपोज के ये एक एक्ट ने इस एक्ट को रिपील कर दिया और अब ये एक नया एक्ट आया, इस एक्ट ने अब ये दूसरे एक्ट को रिपील कर दिया। जब ये एक्ट इस एक्ट को रिपील कर रहा था तो दिस एक्ट वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो ये पहला जो क्लाज है ए, वो ये कहता है द एक्ट विच नॉट एट द टाइम ऑफ रिपीलिंग इन एग्जिस्टेंस। जब ये वाला एक्ट इस एक्ट को रिपील करेगा तो इस एक्ट ने चूंकि इसको रिपील किया था, जब ये खुद रिपील हो रहा है तो अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि जब रिपील करने वाला खुद रिपील हो गया तो जिसको रिपील किया उसे रिवाइव होना चाहिए था। लेकिन सेक्शन 6 ये कहता है कि जब इस एक्ट ने इसको रिपील किया तो दिस वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस, तो इसकी रिपीलिंग इसको रिवाइव नहीं करेगी, यानी ये वापस जिंदा नहीं होगा। डी फेलोज, इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अफेक्ट the provision operation of any enactment so repeal or anything duly done or suffered thereunder। यानी वो एक्ट ये जिसको रिपील किया गया है इसके तहत अगर कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ शुरू हो चुका था तो वो फाइनलिटी अटेन करेगा, वो वहीं पे ख़त्म नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस की कोई डिफरेंट इंटेंशन एक्सप्रेसली रिपीलिंग एक्ट के अंदर बयान कर दी गई हो।
ये फेलोज, इसकी एक एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि 2012 से पहले पंजाब पुलिस के जो लोअर टीयर्स थे उन पर जो एक्ट अप्लाई होता था वो पीटा एक्ट अप्लाई होता था 2006 वाला, लेकिन 2012 में उसकी जो एप्लीकेशन है वो ख़त्म हो गई और उसके बाद 1973 के E&D रूल्स की एप्लीकेशन शुरू हो गई। अब एक लीगल ओपिनियन के लिए हमारे पास मैटर आया, वो ये था कि एक शख्स पर 2008 के अंदर पीटा एक्ट के तहत प्रोसीडिंग शुरू हुई, जिसके तहत ये था कि हायरिंग अथॉरिटी ही फायरिंग अथॉरिटी है, यानी जिस अथॉरिटी ने उस शख्स को हायर किया है, एम्प्लॉय किया है, वही शख्स उसको डिसमिस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कांस्टेबल के लिए एक जो डिसमिस करने की अथॉरिटी है वो डीपीओ और सीपीओ के पास है हायर करने की, तो उसे फायर भी उसे डिसमिस भी वही कर सकता है। तो हुआ ये, इस पर्टिकुलर केस में उस शख्स को एसपी ने डिसमिस कर दिया। अपील राइप अप होते होते जब पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के पास गई तो उनने कहा कि इसके अंदर एक मटीरियल इलीगैलिटी कमिट हुई है, जो कि अथॉरिटी हायरिंग थी उसने फायर नहीं किया, उसने डिसमिस नहीं किया, तो उन्होंने केस को रिमांड कर दिया कि इसके अगेंस्ट डी नोवो प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए और सारी की सारी प्रोसीडिंग्स को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। अब क्वेश्चन ये था कि इन 2020 क्या उसकी प्रोसीडिंग्स अब 1973 के E&D रूल्स के तहत शुरू होंगी या कि पीटा एक्ट 2006 के तहत, जिसके अगेंस्ट उस वक्त प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, जो कि उस वक्त एप्लीकेबल था। तो डियर फेलोज, सेक्शन 6 हमें यही बात बता रहा है कि अगर एक एक्ट जो कि रिपील हो चुका है उसके तहत प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी थी, तो उसी एक्ट के तहत प्रोसीडिंग फाइनलिटी अटेन करेंगी। ये फेलोज, इस पर एक जजमेंट भी है 2016 SCMR पेज 108 जो स्पेसिफिकली इस पॉइंट को एड्रेस करती हैं। कहा गया कि सेक्शन 6 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट ऑपरेट्स इन सच अ मैनर दैट इट अलाउज फॉर द इफेक्ट ऑफ एन इनैक्टमेंट रिपील बाय एनी फेडरल एक्ट टू कंटिन्यू इवन आफ्टर सच रिपील। The mandate contained in Section 6 of the General Clauses Act 1897 does not call for the revival of a repealed law, but rather imputes finality to actions already undertaken। यानी उसके तहत जो एक्शन शुरू हो चुके थे, जो ऑपरेशन शुरू हो चुके थे, वो फाइनलिटी अटेन करेंगे। डियर फेलो, इसी तरह इसका जो क्लास C है वो ये कहता है इफेक्ट एनी राइट, प्रिविलेज, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repeal। अगर वो एक्ट जो कि रिपील हो चुका है उसके तहत किसी शख्स को कोई राइट अक्रू हो चुका था, लाइबिलिटी अक्रू हो चुकी थी, कोई प्रिविलेज ऑब्लिगेशन अक्रू हो चुका था, अगर स्पेसिफिकली रिपीलिंग एक्ट के अंदर बयान नहीं किया गया कि इस शख्स को स्ट्रिप ऑफ कर दिया जाए इस राइट, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन से, तो फिर उसको वो राइट, प्रिविलेज और ऑब्लिगेशन उसका प्रिविलेज होगा, वो उससे नहीं लिया जाएगा। डियर फेलोज, इसी तरह क्लास D ये कहता है कि अगर एक शख्स को पेनल्टी हो चुकी थी, फॉरफीचर ऑफ पनिशमेंट, फॉरफीचर हो चुका था या कोई पनिशमेंट हो चुकी थी किसी रिपील्ड एक्ट के तहत, और वो रिपील हो चुका था, नया एक्ट आ चुका था जिस एक्ट के तहत अब वो एक्ट जिसके तहत उसे अपील पनिशमेंट हुई थी जिस एक्ट की, वो अब पनिशेबल नहीं रहा और मैटर जो है वो सपोज रिवीजनल या एपीलेट फोरम के सामने है, तो फिर भी उसकी पेनल्टी, उसकी फॉरफीचर, उसकी पनिशमेंट उसको रहेगी क्योंकि ये फाइनलिटी अटेन करेगी। ये फेलोज, इसी तरह इसका क्लास D ये कहता है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी थी, मीनवाइल वो एक्ट रिपील हो चुका है, तो फिर भी उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी लीगल प्रोसीडिंग वो रिपील्ड एक्ट के तहत ही फाइनलिटी अटेन करेंगी, नए एक्ट के तहत नहीं, अनटिल एंड अनलेस के कोई डिफरेंट इंटेंशन जो है वो बयान की गई है। डी फेलोस, अब अगर हम
इसमें एक और चीज़ देखने की कोशिश करें, वो ये है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिपील। डियर फेलोज, सम टाइम ये होता है कि जो रिपीलिंग एक्ट है वो स्पेसिफिकली अपने अंदर रिपील क्लास इंसर्ट नहीं करता और उसके अंदर स्पेसिफिकली ये नहीं बताया जाता कि अब ये एक्ट फलां एक्ट को रिपील कर रहा है। लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि वो रिपीलिंग जो एक्ट है वो दूसरे एक्ट की तमाम जो पनिशमेंट्स हैं वो ख़त्म कर रहा होता है या उसके अंदर दी गई प्रोविजंस को सुपरसीड कर रहा होता है इम्प्लाइडली। अगर वो मेंशन किए बगैर इम्प्लाइडली उसकी प्रोविजंस को सुपरसीड कर रहा है तो हम इसको इम्प्लाइड रिपील कहते हैं। डियर फेलोज, इस हवाले से हमारे पास जजमेंट है PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट AJK पेज 1। कहा प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 जनरल क्लास एक्ट 1897 doesn't postulate that repeal of statute or any provision thereof should have been expressly made. Such repeal can take place by necessary implication, that is by subsequent legislation on the same subject which tantamounts to supersede earlier legislation, whereby necessary implication earlier statute or any provision thereof was superseded or substituted. Case would be one of repeal as envisaged under section 6 जनरल क्लास एक्ट। डियर फेलोज, एक और पॉइंट हमने जो डिस्कस करना है वो ये करना है कि सम टाइम सेविंग क्लास ये दिया जाता है कि ये चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1985 की बात करें तो इसके अंदर रिपील एंड सेविंग क्लास इकट्ठा दिया गया है और इसके अंदर ये कहा गया दी पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1985 आर हेयर बाय रिपील। सॉरी, एंटी करप्शन पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट रूल्स 2014 ने जब 1985 के रूल्स को रिपील किया तो उसके अंदर ये कहा कि दी पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1985 आर हेयर बाय रिपील। और आगे सेविंग क्लास के मतलब कहा गया दी केसेस रजिस्टर्ड एंड इन्वेस्टिगेशंस आर इंक्वायरीज अंडरटेकन अंडर द रिपील्ड rules immediately before the commencement of these rules shall be further processed under the rules from the stage up to which they had been completed under the repealed rules। अब डियर फेलोज, यहाँ पे सेविंग क्लास अलहदा से दिया गया, लेकिन अगर सेविंग क्लास नहीं दिया गया तो फिर क्या होगा। हमारे पास जजमेंट है 1992 SCMR पेज 1371। ये कहता है कि एब्सेंस ऑफ सेविंग क्लास in new enactment reserving rights and liabilities under repealed enactment is not detrimental to survival of such rights and liabilities under repealed act unless repealing act indicates a contrary intention, rendering section 6 of general class act 1897 ineffective and inoperative। ये फेलोस, इस जजमेंट में बताया ये गया कि अगर सेविंग क्लास नहीं भी दिया गया तो फिर भी सेक्शन 6 अप्लाई होगा और सेक्शन 6 के अंदर दी गई चीज़ें फाइनलिटी अटेन करेंगी और इसके साथ साथ फाइनलिटी अटेन करने के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्टेड होगी। डियर फेलोज, अगर अब हम सेक्शन 6A की बात करें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अंडरस्टैंडेबल है। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर this section deals with the effect of repeal of amending act and means in turn that when the provisions of an amending act have duly been incorporated in the amended act by omission, insertion or substitution of any matter in the amended act, then even though the amending act is repealed, the omission, insertion or substitution thereunder made already in amended act shall not be unhinged but shall continue to be in operation। इस सेक्शन का मतलब ये है कि अगर किसी एक्ट के ज़रिए, किसी अमेंडमेंट के ज़रिए किसी एक्ट के अंदर कोई इंसर्शन की गई है, कोई सेक्शन ऐड किया गया है या डिलीट किया गया है,
अब अमेंडिंग एक्ट यानी जिसके ज़रिए अमेंडमेंट आई थी, अगर वो खुद रिपील हो जाता है तो वो की जाने वाली अमेंडमेंट या जो एडिशन डिलीशन था वो ख़त्म नहीं होगा। ये फेलोज़ आखिरी सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये अक्सर आपकी नज़रों से गुजरा होगा। जब हम CRPC पढ़ते हैं या कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं कानून शहादत जो 1884 था पुराना, उसके तब्दील नहीं हुए। फॉर एग्जांपल जब हम 337, 38 और 39 पढ़ते हैं, अप्रूवर के जो सेक्शंस हैं CRPC के अंदर, वहाँ पर जब अप्रूवर का सेक्शन QSO वाला मेंशन किया जाता है तो 16 नहीं किया जाता या 129B नहीं किया जाता, बल्कि सेक्शन 32 किया जाता है जो कि पहले वाले कानून शहादत का सेक्शन है। डियर फेलोज, अब सेक्शन 7 ये कहता है रिवाइवल ऑफ रिपील इनैक्टमेंट्स। इसके अंदर ये कहता है कि अगर किसी इनैक्टमेंट के अंदर किसी ऐसे एक्ट के सेक्शन या आर्टिकल्स को मेंशन किया गया हो जो कि रिपील हो चुका है, तो उससे मुराद वो करस्पॉन्डिंग सेक्शन लिया जाएगा जो कि नए एक्ट के अंदर उसके मुतबादल आ चुका है। यानी अगर सेक्शन 32 का जिक्र किया जा रहा है तो वहाँ से हम मुराद आर्टिकल 16 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984 लेंगे, ना कि 1872 कानून शहादत का लेंगे। डियर फेलोज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 6 और सेक्शन 264 को जब हम यकसा पोजीशन में रखते हैं, भले सेक्शन आर्टिकल 264 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर सेम वर्डिंग है जो कि सेक्शन 6 जनरल क्लास एक्ट की वर्डिंग है, लेकिन चूंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में वो जजमेंट आपके सामने रखी जिसमें कैटेगोरिकली ये लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन पर जनरल क्लास एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो सुप्रीम पीस ऑफ लेजिस्लेशन है और ये ऑर्डिनरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। डियर फेलोज, इसलिए जो आर्टिकल 264 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि रिपील के साथ डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिपील ओमिशन का जब जिक्र आएगा तो वहाँ पर आर्टिकल 264 ही अप्लाई होगा। डियर फेलोज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।